वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 का ये तीसरा पार्ट यानी लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 50 से 49 क्वेश्चन तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 50 से स्टार्ट करेंगे हम। तो आइए क्वेश्चन 50 देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ स्पीड 10 to the power 8 meter per second in uniform magnetic field of 1 Tesla. Normally, magnetic field is normal to the speed v. Calculate radius of circle traced by electron. Calculate radius of circle traced by electron। या एक इलेक्ट्रॉन 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन जब भी चुंबकीय क्षेत्र में यानी कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत प्रवेश करता है तो वो क्या होगा, वो जब गति करेगा तो उसकी गति क्या होगी, एक सर्कुलर मोशन होगी। तो सर्कुलर मोशन, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पेपर के प्लेन के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और इन क्रॉस का मतलब लंबवत है, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। तो अगर चार्ज इस दिशा में गति कर रहा है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी फोर्स का मान इनवर्ड ही रहेगा। इस तरह से ये जो फोर्स है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल है, जिसके अंतर्गत ये चार्ज गति कर रहा है। तो इस अभिकेंद्र बल को हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फोर्स है इस चार्ज पर लगने वाला उसके बराबर कर देंगे। तो हमारा जो आर का मान है रेडियस का, ये आ जाएगा। रेडियस का मान आ गया mv/qb। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए ये सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं। हमें बस इसमें फार्मूले में वैल्यू रखनी है। m 9.1 × 10⁻31 और v 10 to the power 8 और q इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 और b 1 टेस्ला है। तो ये 1 टेस्ला यहां पर रख दिया। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 19 पावर ऊपर गया, 27 हो गया, और इसमें से 31 में से घटा तो ये 10 to the power -4 यहां बचा। और जब इसको 91 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.7 × 10 to the power -4 मीटर ये आंसर आ गया। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, इसी को हम टिक करेंगे। इसी में आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट। इफ एन इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड 10 to the power -8 मीटर पर सेकेंड is inserted in uniform magnetic field at angle 30 degree. Calculate radius of helical trajectory और an electron of एक इलेक्ट्रॉन 10⁸ मीटर पर सेकंड के चाल से एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। तो यहाँ एंगल केवल बदला है। वहां पहले क्वेश्चन में नॉर्मली था यानी चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन के छल्लेदार यानी हेलिकल या स्पाइरल मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये हम जानते हैं कि जो भी चार्ज है वो अगर चुंबकीय क्षेत्र से कुछ एंगल बनाकर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो हेलिकल पाथ यानी स्पाइरल पाथ का अनुसरण करता है। अगर 90 डिग्री बना के प्रवेश करता है यानी परपेंडिकुलर, तो जो पहले केस में हमने दिखाया था सर्कुलर मोशन, उस टाइप की वृत्ताकार गति होगी। तो इस केस में क्योंकि ये 90 डिग्री से अलग कोण पर इंसर्ट किया गया 30 डिग्री पर, तो ये एक स्पाइरल यानी हेलिक्स, इसका जो मार्ग होगा वो हेलिकल होगा। तो हमें ज्ञात करना है इसकी त्रिज्या। इस छल्लेदार मार्ग की त्रिज्या के लिए जो वेलोसिटी होती है वो अब बदल जाएगी। यहां पर r = mv/qb। v की जगह हम जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उस वेलोसिटी को लेंगे। क्योंकि ये v वेलोसिटी हमारी मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो हम
क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। पहली वेलोसिटी मिली ये कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 30 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में इस चार्ज की वेलोसिटी हो गई। और दूसरी वेलोसिटी मिली इसका कंपोनेंट v sin 30 डिग्री, ये कंपोनेंट मिला जिस हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत। तो इसी वेलोसिटी से ये सर्किल ट्रेस करेगा। तो ये जो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है इसी से सर्किल ट्रेस होगा। तो इसी को लिखेंगे mv sin थीटा अपान qb। तो इसमें जो वैल्यू रखेंगे mv sin थीटा mv अपान qb, इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 5.7 इंटू 10⁻⁴ और रेस्ट टर्म क्या है sin 30 डिग्री। तो यहां पर ये वैल्यू रखेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 5.7 इंटू 10⁻⁴ sin 30 हाफ। तो ये डिवाइड होकर 2.85 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये आंसर आ गया इसमें, इस केस में। तो ये हम डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, इसी को टिक करेंगे। तो इस तरह से जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है यही सर्किल ट्रेस करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ये चार्ज को इस दिशा में गति करने में सहायता करेगा, यानी इस वेलोसिटी से चार्ज बी की डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्या है, इन एबव क्वेश्चन कैलकुलेट पिच ऑफ स्पाइरल पथ। पिच का मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी। तो एक चक्कर में जितनी दूरी ट्रेवल करेगा वही क्या होगी, पिच। तो इस तरह से एक चक्कर में चली गई दूरी यानी एक आवर्त काल में कितनी डिस्टेंस इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी द्वारा तय की जाती है। तो ये निकलेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू आवर्त काल, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पिच हमारा आ जाएगा। तो पिच इक्वल टू v cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, और t टाइम पीरियड हो गया। अब इसका मान रखेंगे, टाइम पीरियड का मान होता है 2 पाई m अपान QB। इस वैल्यू को रखेंगे तो हमें क्या मिला, mv अपान QB। चूंकि ये हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं इसलिए इस टर्म को सेपरेट किया। 2 पाई cos 30 डिग्री। तो इस तरह से इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आता है 5.7 इंटू 10⁻⁴। ये तो इसकी वैल्यू हो गई, 2 पाई की वैल्यू 6.28 और √3/2। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.1 mm। तो ये बी राइट आंसर है, इसको हम टिक कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा 3.1 mm के बराबर आ जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 है, ए 2 मीटर लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर is held normal to uniform magnetic field of 1 Tesla and force is on this current carrying conductor is 0.1 Newton. Calculate current through conductor। यानी एक 2 मीटर लंबा चालक चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला के लंबवत रखने पर, इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला के लंबवत रखने पर बल जो लग रहा है वो 0.1 न्यूटन का चुंबकीय फोर्स इस चालक पर लग रहा है। तो चालक में धारा का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं कोई भी चालक क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका फार्मूला F इक्वल टू ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। और फिर इसमें से I निकालेंगे, I इक्वल टू F अपान LB साइन थीटा। F की वैल्यू हम यहां पर दी है 0.1 न्यूटन। इसको रखेंगे, L 2 मीटर लंबा है हमारा वायर, और B क्या है, 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। और चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत रखा गया है कौन, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इस कारण से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा कंडक्टर है इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। जब इन सब की वैल्यू रखेंगे हम तो ये साइन 91 हो गया। तो 0.1/2, तो 0.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 एम्पियर। यहां पर सी ऑप्शन सही दिख रहा है, तो यही राइट आंसर है 0.05 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 यहां नहीं है,
वो नंबरिंग में मिस्टेक है, 55 लेते हैं। क्वाइल ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैरीज 0.1 एम्पियर करंट। क्वाइल ऑफ एरिया 5 इंटू 1 सेंटीमीटर कैरीज करंट 1 एम्पियर। Coil has 1000 tons and magnetic field is 1 Tesla. Coil is placed in magnetic field of 1 Tesla. Determine maximum torque on coil. तो कोई कॉइल है जिसका क्षेत्रफल कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। इस क्षेत्रफल की एक कुंडली है, इसमें धारा 1 एम्पियर बह रही है और इसमें 1000 चक्कर इस कॉइल में है। तो और इसको 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस कॉइल को, इस कॉइल पर अधिकतम बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इस कॉइल पर मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब कॉइल ये जो हमारा फार्मूला है टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, तो मैक्सिमम कब लगेगा? जब थीटा 90 डिग्री हो। तो यानी ये जो कॉइल है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो मैक्सिमम टार्क लगेगा। तो ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख लेंगे। टाउ मैक्स इक्वल टू NIAB। N नंबर ऑफ टर्न्स 1000 चक्कर हैं, I 1 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है और इसका जो एरिया है 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 5 इंटू 10⁻⁴। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। तो ये सारी वैल्यूज रखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.5 न्यूटन मीटर। तो ये आंसर आ गया 0.5 न्यूटन मीटर जो टॉर्क है, ये मैक्सिमम टॉर्क है और ये बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र, इसको दोनों फार्मूले से निकाल सकते हैं, F इक्वल टू QVB साइन थीटा या F इक्वल टू ILB साइन थीटा। जिनको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर याद है तो वो इसी फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो यहां से निकालें। B इक्वल टू F अपान QV साइन थीटा। तो B का जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला है, F का डायमेंशनल फार्मूला mL(T⁻²) फोर्स है, Q कूलाम एम्पियर सेकंड होता है, AT V वेलोसिटी L(T⁻⁻1) मीटर पर सेकंड। तो ये L(T⁻⁻1) हो गया, साइन थीटा डायमेंशनलेस। अब इसमें हमें कैलकुलेशंस करने हैं। L से L कट गया, T⁻⁻1 और T ये भी कट गया, तो A बचा और इस तरह से A ऊपर जाएगा, पावर -1 हो गया। M T⁻⁻2 A⁻−1 ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा ये देख लेते हैं। इसका सही आंसर M T⁻⁻2 A⁻−1, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ μ0। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ μ0 क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ये हम अपने बायो सेवर्ट लॉ से निकाल सकते हैं। dB इक्वल टू μ0 अपान 4π इंटू IDL साइन थीटा अपान r²। तो ये बायो सेवर्ट लॉ है, इसकी मदद से हम μ0 का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। इसमें B की जो वैल्यू आएगी B इक्वल टू, अब डायमेंशनल फार्मूला सब B का डायमेंशनल फार्मूला हमें मालूम रहना चाहिए, इसके लिए नहीं आता तो निकाल लेंगे तुरंत। B का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू μ0 का डायमेंशनल फार्मूला, I का डायमेंशनल फार्मूला और इस DL का यानी L का डायमेंशनल फार्मूला और r² का डायमेंशनल फार्मूला। तो इस तरह से B का डायमेंशनल फार्मूला रखा, μ0 यही निकालना था, I का A हो गया और L का कैपिटल L हो गया, r² डिस्टेंस है तो L² हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर μ0 का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा
एक एल यहाँ कैंसिल हो गया, तो एक ही एल बचा जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो एम एल ये आ गया। और यहाँ जो ए है वो नीचे चला जाएगा, यानी ए की पावर -1 यानी ए पावर -2 हो जाएगा यहाँ। तो इस तरह से एम एल टी पावर -2 ए पावर -1। तो यही μ0 का डायमेंशनल फार्मूला है, एम एल टी पावर -2 ए पावर -1। तो ये आंसर डी राइट है। क्वेश्चन 58, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए करंट लूप इज, धारा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो धारा लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू हम बायो-सेवर्ट लॉ से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से जो हमारा करंट एलिमेंट आईडीएल है, करंट एलिमेंट और आर, इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि आर ये है रेडियल डायरेक्शन। तो इस तरह से यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम, आईडीएल इस दिशा में है और आर इस दिशा में, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे और यहां 90 डिग्री रख के हम इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा आर कांस्टेंट ही है, आई कांस्टेंट है। तो इस तरह से डीएल का इंटीग्रेशन होगा, और डीएल कितना है पूरा इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई आर है, तो ये 2 पाई आर लिख देंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा μ0/2 I/r। तो ये μ0 I/2r ये सही है। और अगर इस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसमें हम कैपिटल N से नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे, तब मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो दोनों केस में ये सही फार्मूला है। तो बोथ ऑफ अबव इज करेक्ट ऑप्शन, दोनों सही हैं। पहला एक टर्न वाले उस मैग्नेटिक यानी धारा लूप के लिए है, करंट लूप के लिए, दूसरा एन टर्न्स वाले धारा लूप के लिए है। तो दोनों करंट लूप के लिए सही हैं। इसमें टर्न्स चूंकि दिया नहीं है इसलिए हम धारा लूप में क्या करेंगे, दोनों फार्मूले करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर डिस्टेंस ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये हमारा एक करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई बह रही है। इससे आर दूरी किसी पॉइंट पर पी पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें ट्रू है, B = μ0/4 पाई इंटू 2I/r। यही मैग्नेटिक फील्ड इस जो स्ट्रेट वायर है इसके कारण बिंदु P जो कि r डिस्टेंस पर है, इसमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। B = μ0/4 पाई 2I इंटू 2I/r। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स इज, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स यानी दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल होता है। तो दो समांतर धारावाही चालक ये हमारे हैं जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट बह रही है। इसमें I1 है और दूसरे में I2 करंट फ्लो हो रही है, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हैं और इनकी लेंथ l है। तो पहले कंडक्टर के कारण दूसरे कंडक्टर पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पहले कंडक्टर ये हो गया। इसके कारण यहां पर जो कि r डिस्टेंस पर हमारा ये कंडक्टर स्थित है, इस कंडक्टर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इनवर्ड, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर होगा लेकिन अंदर की ओर। तो ये कितना होगा, F2 जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 = μ0/4 पाई 2I1/r। तो ये वही प्रीवियस केस है,
उसी से हमने मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाल लिया। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा ये जो धारावाही चालक दूसरा है जिसमें I2 करंट बह रही है, ये रखा हुआ है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F2 इक्वल टू I2LB1 साइन 90 डिग्री। क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड, किससे, वायर से। ये जो वायर है दूसरा, इससे 90 डिग्री है इनवर्ड, अंदर की ओर। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें ये रखा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस कारण से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में रखे इस जो हमारा दूसरा कंडक्टर है, इस पर कितना फोर्स लगेगा, F2 इक्वल टू I2LB1 साइन थीटा, यानी साइन 90 डिग्री। अब हम इससे निकालेंगे I2LB1 का मान μ0/4 2I1/r साइन 90 डिग्री 1 हो गया। तो इस तरह से जो हमारा फोर्स आया F2 इक्वल टू μ0/4 2I1I2 इंटू L/r। तो यहां पर देखते हैं तो ये भी वैल्यू सही है और ये भी वैल्यू सही है, क्योंकि फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यहां पर दो धारावाही चालक हैं जो जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट बह रही है, तो इनके करंट के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। बोथ ऑफ एबव, इस क्वेश्चन का आंसर सही है, दोनों फार्मूले हैं, F1 F2 दोनों फोर्स सही हैं। अब हम पैरेलल कंडक्टर्स विथ करंट इन सेम डायरेक्शन, यानी पैरेलल कंडक्टर्स विथ करंट इन सेम डायरेक्शन ईच अदर, क्या करते हैं ये लिखना है। समान दिशा में प्रवाहित धारा वाले दो समांतर चालक एक दूसरे को करते हैं, यहां फेल करना है, अट्रैक्ट आकर्षित, रिपेल प्रतिकर्षित, बोथ ऑफ एबव नॉन ऑफ एबव। तो अगर दोनों धाराएं समान हैं तो फोर्सेस क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग गए, तो इस तरह से ये अट्रैक्ट करते हैं। चूंकि इनवर्ड लगा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। तो ये अट्रैक्शन का केस हो गया। तो पहला केस हमारा, पहला ऑप्शन सही हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट केस देखते हैं। इफ करंट्स फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन कंडक्टर्स ईच अदर, यदि दो चालकों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वो समांतर चालक क्या करते हैं, तो विपरीत दिशा में अगर हमारी करंट फ्लो हो रही है, पहली करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर और इनवर्ड। अब इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदल गई। ये करंट चूंकि इस दिशा में है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में हो गया। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और इनवर्ड हो गया। ये जो वायर में करंट है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां कैलकुलेट किया जा रहा है। अब चूंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन भी यहां पर रिवर्स हो जाएगी और जो फोर्स लगेगा हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और आउटवर्ड। तो इस तरह से ये रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो हमें बस ये याद रखना है, दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं समांतर चालक, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा जब उसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी। अगर करंट विपरीत दिशा में है तो उसमें जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरिंग करंट 1 एम्पियर एंड 5 एम्पियर केप्ट एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम, यानी 2 मीटर लंबाई के समांतर चालक जिनमें धाराएं 1 एम्पियर तथा 5 एम्पियर हैं, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच में लगने वाला बल समान ही होगा, चाहे F1 निकालें चाहे F2 निकालें। तो हम F2 का मान F2 इक्वल टू μ0/4
I1 I2 इंटू L अपान R। इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो दो धारावाही चालकों का पैरेलल चालकों के बीच में लगने वाला ये फोर्स है 10⁻⁻7 इसकी वैल्यू होती है μ0 अपान 4 पाई। और 2I1 कितनी है 1 एम्पियर, I2 5 एम्पियर, L 2 मीटर और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर। तो ये 0.1 मीटर हो गया, यहां भी 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर था 0.1 मीटर हो गया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन आंसर आएगा फोर्स का मान। तो ये डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 64 क्वेश्चन क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑल करंट passing through closed curve is equal to μ0 times the algebraic sum of currents. This law is, यदि किसी बंद धारा लूप से गुजरने वाली सभी धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किया जाए तो सभी धाराओं के बीच गणितीय योग को μ0 से गुणा करने पर प्राप्त पद के बराबर होता है किसका, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका रेखीय समाकलन किसके बराबर है μ0 टाइम्स सम ऑफ ऑल करंट, यानी सभी धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर है। तो इस तरह से ये नियम जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू इंटीग्रेशन B DL cos 0। तो इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे हम तो ये 2 पाई r आ गया और b का मान रख देंगे, b का मान रखेंगे μ0 अपान 4 पाई इंटू 2i अपान r। तो ये हमारा जब इंटीग्रेशन किया तो 2 पाई r आ गया और सब हम देखते हैं इस 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और i बचेगा और r भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इंटीग्रेशन b डॉट DL ये आएगा μ0 टाइम्स i। तो ये जो नियम है ये कहलाता है एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम क्या हो गया, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है धाराओं के कारण किसी बंद लूप से गुजरने वाली सभी धाराओं के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो उसका रेखीय समाकलन यानी लाइन इंटीग्रल करें तो वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, सभी धाराओं के बीच गणितीय योग को μ0 से गुणा करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। यही एम्पियर का नियम है, एम्पियर्स लॉ है। क्वेश्चन 65, इन ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड नॉर्थ पोल इज एट द एंड, यानी किसी धारावाही परिनलिका के सिरों पर जो उत्तरी ध्रुव होता है, किस सिरे पर उत्तरी ध्रुव होता है, जिसमें क्लॉकवाइज करंट बहती है यानी दक्षिणावर्त, या एंटी क्लॉकवाइज करंट बहती है वामावर्त, बोथ हाफ एबव नॉन हाफ एबव। तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो उत्तरी ध्रुव कहां मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट में हमारा क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल। तो ये सही बात है, बी राइट आंसर। जहां एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है वहीं हमारा नॉर्थ पोल होगा। एन में हम एरो लगा देंगे तो ये जो डायरेक्शन मिली हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यही रिप्रेजेंट करती है करंट की डायरेक्शन। तो इस तरह से करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हुई हमारी सोलेनॉइड में तो वो सिरा हमारा क्या होगा, नॉर्थ एंड, और करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी तो वो साउथ एंड। एस में हम एरो लगा देंगे इस तरह से साउथ। तो ये एक महज संयोग है, तो इसको याद रखने का तरीका है। 66, इन करंट कैरिंग सोलिनॉइड साउथ पोल इज एट एंड, किसी धारावाहिक परिनलिका में परिनलिका का वह सिरा जो दक्षिणी ध्रुव होता है। तो दक्षिणी ध्रुव वही होगा जिसमें क्या होगी, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। तो हम सोलिनॉइड में देखेंगे जिसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है वो दक्षिणी ध्रुव, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज वो नॉर्थ पोल। तो इस तरह से क्लॉकवाइज करंट यानी दक्षिणी ध्रुव। तो ये याद करने में बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड
करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज, किसी धारावाही परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, बी इक्वल टू म्यू जीरो एन अपान आई, कोई नहीं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, यही मैग्नेटिक फील्ड होता है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ये क्या है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सोलिनॉइड के अंदर का, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन आई। और अगर हम इसके सिरों पर निकालें सोलिनॉइड के, तो वहां आधा हो जाता है म्यू जीरो एन आई बाई टू, और यहां भी म्यू जीरो एन आई बाई टू। तो इस तरह से आधा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर सिरों पर होता है और बीच में पूरा होता है म्यू जीरो एन आई। तो जितनी करंट की मात्रा ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड में डेवलप होगा। क्वेश्चन 68, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, तो वेबर होता ही है इसका मात्रक। टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है क्योंकि फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो इस फार्मूले से हम जानते हैं बी का मात्रक टेस्ला और ए का मात्रक मीटर। तो इस तरह से टेस्ला मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक हो गया वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो ये भी होता है, टेस्ला क्या हो गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और यहां पर मीटर स्क्वायर है तो एक मीटर कैंसिल हो गया, जो बचेगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, और वेबर इटसेल्फ डब्ल्यू बी ये भी मात्रक है। तीनों यूनिट किसके हो गए, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के। तो ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक आर पासिंग थ्रू एनी कॉइल चेंजेस, यानी देन करंट इज इंड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धारा प्रेरित होती है या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, यह घटना कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक नहीं, मैग्नेट चुंबक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये ऑप्शन सही है। तो ये सी ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना तभी होती है जब किसी कुंडली से लिंक्ड या कॉइल से लिंक्ड जो फ्लक्स है उसका मान चेंज करें। मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे घटे चाहे बढ़े, तब हमें इंड्यूस्ड करंट मिलती है, और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्शन व्हेन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट टेक प्लेस, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट टेक्स प्लेस द इंड्यूस्ड करंट विल बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता तो प्रेरित धारा होती है। तो प्रेरित धारा मैक्सिमम, नो, मिनिमम या जीरो या शून्य। तो यही जीरो और शून्य सही ऑप्शन है, जीरो या शून्य ही सही ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव नहीं है। तो कुंडली में जब मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता है तो प्रेरित धारा शून्य होती है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो तभी उसमें जो प्रेरित धारा है वो उत्पन्न होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के लिए जो हमारी कॉइल है इससे लिंक्ड फ्लक्स में चेंज करेंगे तभी कॉइल में करंट उत्पन्न होगी, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर हम क्वेश्चन 71 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, या E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ये बी ऑप्शन सही है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ये माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन है, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके अपोजिट ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। क्वेश्चन 72, फैराडेज लॉ इज, फैराडे का नियम है व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सर्किट
एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सर्किट, यानी द इंड्यूस्ड ईएमएफ कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। तो ये फैराडे का नियम है। फैराडे का क्या नियम है? जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो बंद परिपथ में क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा तभी तक रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स जब तक चेंज होता है तभी तक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न रहती है। ये फैराडे का नियम है बिल्कुल। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट और द सर्किट। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह भी बात सही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन विपरीत दिशा में, माइनस साइन। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन 73, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबकीय परिवर्तन का विरोध करता रहता है या कर सके। तो यह नियम कहलाता है कूलाम का नियम? बिल्कुल नहीं। न्यूटन का नियम? नहीं। लेंज लॉ? तो ये लेंज का नियम है, साइंटिस्ट लेंज का नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा इस प्रकार होते हैं कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसका विरोध कर सके, तो उसके विपरीत दिशा में ये होते हैं। तो लेंज ने इसको दिया था, इस नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एनी कॉइल विल बी। किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा होती है, दो कंडीशंस दी गई। एफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज इंटरिंग इन द कॉइल। यदि नॉर्थ पोल चुंबक का कॉइल में इंटर कर रहा है, तो इस तरह से मैग्नेट अंदर जा रहा है कॉइल के, तब धारा करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली में प्रवेश करता है तो धारा वामावर्त होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज इसमें धारा प्रवाहित होगी। नॉर्थ पोल अंदर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। तो ये बात सही है। इफ साउथ पोल इज इंटरिंग देन इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज। यदि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कुंडली में प्रवेश करता है तो धारा दक्षिणावर्त होगी। इस तरह से दक्षिणी ध्रुव प्रवेश करके निकल गया यहां, तो ये जो धारा है ये दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज हो रही है। तो ये दोनों सही है। इन दोनों फिगर्स को अच्छे से याद कर लेंगे तो करंट की डायरेक्शन हम किसी भी कॉइल में भूलेंगे नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये हमारा दोनों केस हैं, ये दोनों याद रहने चाहिए। बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों केस सही हैं। तो जब भी किसी कॉइल में जो चुंबक है इसके थ्रू हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, यानी नॉर्थ पोल कॉइल के अंदर जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। और अगर चुंबक में साउथ पोल इंटर कर रहा है और ये बाहर निकल गया, तो इस तरह से यहां पर क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी, यानी दक्षिणावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है लेंजेस लॉ, लेंज के नियम से, राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो ये दोनों नियमों से हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या प्रेरित धारा इसकी डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो इन दोनों नियमों से ज्ञात होता है। तो लेंज के नियम से ज्ञात करने का तरीका इंड्यूस्ड ईएमएफ का पिछले क्वेश्चन में बताया गया। जब चुंबक का नॉर्थ पोल क्या करेगा, कॉइल में आएगा, तो क्या होगा, वहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। अगर साउथ पोल उसमें इंटर कर रहा है तो क्लॉकवाइज करंट होगी। इसके अलावा जो राइट हैंड रूल है ये भी रिप्रेजेंट करता है क्या,
इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम 4 फिंगर से रिप्रेजेंट करेंगे और मिडिल फिंगर से इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारा फोर्स है वो थंब को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करके हम मिडिल फिंगर से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये फाइंड हो जाएगी। इस तरह से ये बी ऑप्शन बोथ ऑफ एबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ मोशनल इफेक्ट ईएमएफ इज, यानी गतिमान ईएमएफ का सूत्र है। तो गतिमान ईएमएफ का सूत्र है, देखो सब लोग ये ध्यान दें, जो गतिमान ईएमएफ है ये हम कॉइल में मोशन कर रहे हैं। अब अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज किया। अब हम अपनी कॉइल की पोजीशन चेंज करेंगे तो इससे भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कॉइल के थ्रू वो चेंज होगा। तो इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ या गतिमान ईएमएफ। तो गतिमान ईएमएफ का जो फार्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, E इक्वल टू माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी हमारा ये इसके अपोजिट वेलोसिटी होती है, तो माइनस डी एक्स बाई डी टी ये वेलोसिटी होती है। तो E इक्वल टू बी एल इंटू वी। तो ये दोनों फार्मूले सही हैं, उपरोक्त तो दोनों बोथ ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। किसके लिए, मोशनल ईएमएफ के लिए। तो कॉइल को जब हम मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो जिस वेलोसिटी से हमारा मूव कर रहा है ये और L इंटू बी, तो इस तरह से ये हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है, मोशनल ईएमएफ, यानी जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, व्हाट इज ट्रू फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ए क्लोज्ड लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी। यदि कोई बंद लूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र के लिए क्या सत्य है। तो जब भी हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कॉइल क्लोज्ड होनी चाहिए, तो वो लूप क्लोज्ड होना चाहिए, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है, उसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग लूप, यानी इलेक्ट्रॉनों पर बल गतिशील करने का कार्य प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाने का काम जो है वो प्रेरित विद्युत क्षेत्र करता है, उसी के बल लगाने से इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। तो ये बात सही है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऐसा केस है, विदाउट चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम लाइन इंटीग्रल करेंगे तो E डॉट डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस डी फाई एम बाई डी टी, यानी रेट ऑफ फ्लक्स चेंज। तो फ्लक्स चेंज की जो रेट है उसका निगेटिव लाइन इंटीग्रल देता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये तीनों चीजें सही हैं, तो ऑल ऑफ एबव यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सत्य हैं। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो किसी भी बंद लूप को, क्लोज्ड लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसमें अगर फ्लक्स में परिवर्तन हो तो क्या होता है, धारा बहने लगती है, यही प्रेरित धारा है। तो ये प्रेरित धारा में जो चार्जेस हैं, गतिमान चार्जेस, उन चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होता है। तो इस कारण से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और यही क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को गतिशील बनाती है सर्किट में, यानी क्लोज्ड लूप में, और क्लोज्ड लूप में प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 जो क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड करंट अराइजेस ड्यू टू, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के कारण नहीं होती है,
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी प्रेरित विद्युत क्षेत्र के कारण। तो जो करंट फ्लो होती है वो कुंडली हमारी जो बंद लूप है इसके मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। तो इस कारण से इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन यहां पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन पोल्स ऑफ टू मैग्नेट इज। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स इज F इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। M1 M2 R पोल स्ट्रेंथ। दिस लॉ इज। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाला बल जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है वो क्या है? F इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। M1 M2 पोल सामर्थ्य या ध्रुव सामर्थ्य हैं उन दोनों मैग्नेट्स के। यह नियम कहलाता है गॉस का नियम, बिल्कुल नहीं। फैराडे का नियम, ये भी नहीं है। कूलाम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व में कूलाम का नियम। तो यही सी राइट ऑप्शन है। तो ये कूलाम के लिए चार्जेस थे वहां पर, कूलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ के लिए। यहां मैग्नेटिज्म में यहां पर पोल स्ट्रेंथ M1 M2 हैं जिनके कारण फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस मेक। यानी जब समान परिमाण के दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं तो वो निर्माण करते हैं। तो समान स्ट्रेंथ के दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाएं, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल, ये कुछ दूरी पर रखे गए हैं, मान लेते हैं 2a डिस्टेंस पर। तो ये क्या करते हैं? मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस चुंबकीय शैथिल्य देते हैं, बिल्कुल नहीं। मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय द्विध्रुव देते हैं। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट आता है जब समान स्ट्रेंथ के और अनइक्वल पोल यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, तो ये चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल का कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर डाइपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। किसी चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सत्य है। तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है M इक्वल टू M इंटू 2a, जहां स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है और कैपिटल M द्विध्रुव आघूर्ण है और 2a जो पोल्स हैं उनके बीच की दूरी यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच की दूरी। तो इस तरह से ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया M इक्वल टू M इंटू 2a। तो इस तरह से इसका जो यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। एक्चुअल में पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो एम्पियर मीटर है, तो एक और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये भी बात सही है। L स्क्वायर A इसका डायमेंशनल फार्मूला है, तो ये भी चीज सही है। तो इस तरह से ये तीनों द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सत्य हैं तीनों बातें। तो द्विध्रुव का आघूर्ण कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2a, m पोल स्ट्रेंथ ध्रुव सामर्थ्य और 2a हमारे जो ध्रुवों हैं उसके बीच की दूरी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। डाइपोल मूवमेंट का द्विध्रुव आघूर्ण और L स्क्वायर A ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इस तरह से तीनों बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन 82 क्वेश्चन है, इफ ए मैग्नेट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हाट इज ट्रू। यदि कोई चुंबक एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या सत्य है? क्या सत्य है? F इक्वल टू M1B, तो जो फोर्स लग रहा है वो M1B होता है। तो ये चुंबक क्या है हमारा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो इसके पोल्स पर जो फोर्स लग रहा है M1 इसका हमारा पोल स्ट्रेंथ हो गया, तो माइनस M1 साउथ का हो गया। तो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन में लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के। M1B इतना फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगा और चूंकि प्लस M1 स्ट्रेंथ है तो M1B
हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये फोर्स यही लगेगा। टॉ इक्वल टू एम क्रॉस बी, यानी जो टॉ है एम बी साइन थीटा, इस तरह से टॉर्क जो उत्पन्न होगा वो एम यानी द्विध्रुव आघूर्ण इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा, यानी जो हमारा मैग्नेट है इसका जो लेंथ है, इसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में जो एंगल है उस पर यह निर्भर कर रहा है। तो इस तरह से जो एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी इसमें क्या होगी, U इक्वल टू माइनस एम बी, यानी माइनस एम डॉट बी यानी माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये तीनों बातें सही हैं। तो हम कोई भी मैग्नेट को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो फोर्स फोर्स एम बी एम वन बी टॉ एम बी साइन थीटा और U क्या होगा, एम बी कॉस थीटा, यानी स्थितिज ऊर्जा इतनी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैग्नेट इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स ऑन पोल्स इज, यदि कोई चुंबक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये B1 है, इस पॉइंट पर B2 है, तो ध्रुवों पर लगने वाला बल कितना होगा। तो पहले ध्रुव पर लगने वाला बल F1 इक्वल टू MB1, तो MB1 फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन इधर है मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में, और F2 क्या होगा, MB2 मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है। तो जो नेट फोर्स है F2 माइनस F1 होगा, यानी MB2 माइनस B1। तो इस तरह से ये नेट फोर्स यहां पर काम कर रहा है। तो ये ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 84, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज, चुंबकत्व में गॉस का नियम क्या है। तो मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ फाई इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डी ए इक्वल टू 0। तो ये गॉस लॉ है, पूरे एरिया पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो इंटीग्रेशन आएगा वो 0 आएगा। तो यानी फाई बी इक्वल टू म्यू 0 एम प्लस म्यू 0 माइनस एम, तो ये जो सम आएगा वो 0 हो गया। तो बोथ ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन यहां। तो ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व में गॉस का प्रमेय है, इंटीग्रेशन बी डॉट डे, यानी नेट फ्लक्स किसी भी लूप में किसी भी बंद एरिया में, यानी कोई आयतन है वो पूरी तरह से बंद है यानी सरफेसेस से घिरा है, तो उसके अंदर कोई चुंबक रखा हुआ है यानी मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो इस कारण से जितना भी फ्लक्स पास होगा वो पूरा फ्लक्स क्या होगा, उस फ्लक्स का मान 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि नॉर्थ उस मैग्नेट के जो हमारा नॉर्थ पोल है इसके कारण जितना फ्लक्स पास होगा और साउथ पोल इसके कारण जो फ्लक्स पास होगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और वो दोनों सेम मात्रा में रहेंगे, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से ये फ्लक्स नेट फ्लक्स 0 आ गया। अगर कोई क्लोज्ड एरिया है तो इस पूरे क्लोज्ड एरिया से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो गॉस के अनुसार 0 है। तो ये पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से जितना फ्लक्स पास हो रहा है पूरा उतना ही फ्लक्स इनवर्ड पास हो रहा है साउथ पोल के कारण। तो इस कारण से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। यही गॉस का नियम है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म।